गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं शुरू करने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर जो पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसका रिवीजन। तो हम लोगों का जो पहला ब्रांच फिजिक्स का पढ़ना है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग कि ऑप्टिक्स क्या है। हमने कहा कि ऑप्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ लाइट, इट्स नेचर, इट्स प्रॉपर्टीज एंड फेनोमेनन ड्यू टू लाइट। प्रकाशिकी भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश, उसकी प्रवृत्ति, उसके गुण और इसके कारण होने वाली बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें लाइट के कारण बेसिकली हम लोग जो भी बातें होती हैं वो लाइट के कारण होने वाली पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स को दो ब्रांचेज में बांटा गया है। ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी की शाखाएं। आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला ब्रांच है रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं किरण प्रकाशिकी या ज्यामितीय प्रकाशिकी। दूसरा ब्रांच है हमारा वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। आपको याद होगा, बहुत पहले से छोटे क्लासेस से हम लोग ये बात जानते हैं कि प्रकाश जो है वो सरल रेखीय पथ पर चलती है। प्रकाश का संचरण सरल रेखीय पथ पर होता है। तो इस सरल रेखीय संचरण के कारण जो घटनाएं होती है, प्रकाश एक स्ट्रेट लाइन पे चलता है, इस प्रॉपर्टी के कारण जो भी घटनाएं होती हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं किरण प्रकाशिकी में, रे ऑप्टिक्स में। और आगे चल के प्रकाश के बारे में बताया गया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग के नेचर के कारण जो घटनाएं होती हैं उसको हम लोग तरंग प्रकाशिकी में पढ़ेंगे। ये बातें हो गई ऑप्टिक्स, जो फिजिक्स का ब्रांच हम लोग ने स्टार्ट किया है। अब शुरुआत हम लोग करेंगे इसकी लाइट से। लाइट क्या है? तो लाइट के बारे में अगर और कुछ भी नहीं जानते हैं तो इतना ज़रूर जानते हैं कि लाइट जो कुछ भी है, लाइट के कारण हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। मतलब लाइट हमें देखने की क्षमता देता है, देखने की शक्ति देता है। और लाइट को, जबकि इसके जस्ट अपोजिटली लाइट को हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि लाइट एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जिसको तो हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसके कारण बहुत सारे ऑब्जेक्ट को, इनफैक्ट सारे ऑब्जेक्ट को लाइट के कारण ही देख पाते हैं। तो हमने डेफिनेशन दे रखा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which itself is invisible but make the other substances visible। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो स्वयं अदृश्य होते हुए दूसरी वस्तुओं को दृश्यमान बना देता है। तो ये हम लोगों ने बेसिकली लाइट के बारे में पढ़ा। अब लाइट से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स हम लोग बात करेंगे। पहला टर्म है रे। जैसा कि अभी हमने कहा आपको, रे की बात कर रहे हैं हम लोग। रे की बात करें हम लोग, सबसे पहले बात कर रहे हैं कि रे के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश जो है स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो प्रकाश, लाइट जिस स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग किरण कहते हैं। किरण में प्रकाश के चलने की दिशा क्या होगी, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग इसके साथ एक एरो का निशान देते हैं। तो समझ गए कि प्रकाश के चलने का जो सरल रेखीय पथ है, जो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ है, उसी को रे कहते हैं। अब प्रकाश का कोई भी स्रोत है, वो प्रकाश की एक किरण को उत्पन्न नहीं करता है, बहुत सारी किरणें उत्सर्जित होती हैं उससे। तो प्रकाश के किरणों के जो समूह है उसको हम लोग कहते हैं बीम। किरणों के समूह के, बहुत सारी किरणें एक साथ चलें जिसको हम लोग कहेंगे बीम। ये बीम तीन तरह के होते हैं बाबू, एक पैरेलल बीम, दूसरा कन्वर्जिंग बीम और तीसरा डाइवर्जिंग बीम। हम बात कर रहे हैं पहला पैरेलल बीम, समानांतर किरण पुंज की, पहले नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये ऐसा किरण पुंज है जिसमें प्रकाश की जितनी किरण रहेंगी वे एक दूसरे के समानांतर होंगी। प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होंगी, इनको हम लोग कहेंगे पैरेलल बीम। दूसरा नंबर है हमारा
कन्वर्जिंग बीम, इसमें प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं से आती हैं और एक बिंदु से गुजरती हैं, इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग बीम, अभिसारी किरणपुंज। तीसरे नंबर की हम लोग बात करेंगे अगर, तो तीसरा नंबर है हमारा डाइवर्जिंग बीम। प्रकाश इसमें एक बिंदु से निकल के अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। तो इस तरीके से प्रकाशपुंज बीम जो है वो तीन तरह का हो गया। कौन कौन? पैरेलल बीम, जिसमें सभी प्रकाश की किरणें परस्पर पैरेलल होंगी। कन्वर्जिंग बीम, जिसमें प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं से आ रही होंगी और एक बिंदु पर आकर मिलेंगी। डाइवर्जिंग बीम, जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, इनको भी लाइट के अकॉर्डिंगली तीन भागों में बांटा गया। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पारदर्शी पदार्थ, ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी पदार्थ, और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, पारभासी पदार्थ। इस बात को समझने के लिए पहले नंबर की हम बात कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट हो गया, इस पर लाइट के बहुत सारे रेज आकर के इंसिडेंट हो रहे हैं। अगर ये सारे रेज इस ऑब्जेक्ट को पार कर जाएं, दूसरी ओर चले जाएं, अगर ये सारे रेज ऑब्जेक्ट के दूसरी ओर चले जाएं, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पारदर्शी पदार्थ। इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें दूसरी ओर चली जाएंगी तो हम दूसरी ओर खड़े होकर के भी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो हम लोग दो तरीके से इसकी परिभाषा दे सकते हैं बाबू। एक हम लोग कह सकते हैं कि वैसी वस्तुएं जिसको प्रकाश पार कर सकती है उसको पारदर्शी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। दूसरा, वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनके दूसरी ओर हमें दिखाई दे सके, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। दूसरा है हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट, जस्ट इसका अपोजिट प्रॉपर्टी वाला, जिसमें प्रकाश की बहुत सारी किरणें वस्तु पर तो आए लेकिन दूसरी ओर पार नहीं कर सकें, दूसरी ओर नहीं जा पाए। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं ओपेक, अपारदर्शी। जाहिर सी बात है, जब लाइट दूसरी ओर नहीं जाएगा तो दूसरी ओर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देंगी। तो इस तरीके से हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट को भी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक कह सकते हैं वैसे ऑब्जेक्ट जिनको लाइट पार नहीं कर सके, उनको ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसे ऑब्जेक्ट जिसके दूसरी ओर हमें दिखाई नहीं दे, उसको ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तीसरा है हमारा ट्रांसलूसेंट। अब इसको समझना है बाबू। ये एक वस्तु है, इस पर भी बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जिसमें से कुछ किरणें पार कर रही हैं, कुछ नहीं पार कर रही हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रकाश की हमने यहाँ 6 किरणों को दिखाया है, जिसमें से 3 किरणें पार कर रही हैं, 3 किरणें नहीं पार कर रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश इस पर जो पड़ेगा, जो पारभासी पदार्थ होगा, जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए, उस पर पड़ने वाला जो लाइट है वो पूरा पार तो करता है लेकिन 100% पार नहीं करता है, पूरा पार नहीं करता है। तो हम लोग परिभाषा दे सकते हैं कि वैसे सब्सटेंस जिनको लाइट पार्शियली पार कर सके, आंशिक रूप से पार कर सके, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, पारभासी पदार्थ। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि दूसरी ओर दिखाई देगा लेकिन क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो एक और परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिनसे दूसरी ओर की वस्तुएं हमें दिखाई तो दें परंतु स्पष्ट दिखाई नहीं दें, उसे हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है बाबू, शैडो। जैसे ये हो गया कोई अपारदर्शी पदार्थ, लाइट जो इस अपारदर्शी पदार्थ की बात कर रहे हैं, जो लाइट इस अपारदर्शी पदार्थ पे पड़ रहा है वो आप देख पा रहे होंगे बाबू, ऑब्जेक्ट से ऊपर वाला लाइट आगे चला गया है, नीचे वाला लाइट भी आगे चला गया है, लेकिन जो लाइट ऑब्जेक्ट पर आकर के इंसिडेंट हो रहा है वो आगे नहीं जा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ सामने कोई अवरोध है, कोई दूसरा स्क्रीन है, तो इसके ऊपर तो लाइट रहेगा, ये सब लाइट रहेगा, नीचे भी सारा लाइट रहेगा, लेकिन ये जो एरिया है वो कैसा हो जाएगा, ये एरिया जो है वो डार्क हो जाएगा बाबू, ये एरिया डार्क हो जाएगा और इसका शेप जो है बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह होगा। इस डार्क एरिया का शेप बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइट इस ओपेक ऑब्जेक्ट को पार नहीं कर सका। तो हम कह सकते हैं कि अगर लाइट के रास्ते में किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट के दूसरी ओर उस ऑब्जेक्ट के ही जैसी एक डार्क शेप बनेगी, एक अंधेरी आकृति बनेगी। इसी को हम लोग शैडो कहते हैं, छाया कहते हैं, परछाई भी कहते हैं। तो हमने कहा शैडो का डेफिनेशन दिया कि अगर लाइट के पाथ में
किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो दूसरी ओर उसी ऑब्जेक्ट की तरह एक डार्क शेप बनेगा जिसको हम लोग छाया कहते हैं, शैडो कहते हैं। अब अगर बात करें साइज की, शैडो के साइज की, तो इस बात को समझना है, ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया, इससे लाइट चलेगा। एक ऑब्जेक्ट इस सोर्स ऑफ लाइट के एकदम नज़दीक रखा गया, ये फिर सोर्स ऑफ लाइट हो गया, और थोड़ा सा वही ऑब्जेक्ट, माफ़ कीजिएगा, ये एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया बाबू। यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट के नज़दीक एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये फिर सोर्स ऑफ लाइट हो गया, और उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट लेकिन इस बार थोड़ा सा दूर रखा गया है। यहाँ से जो किरणें चलेंगी आप देख पा रहे होंगे, इतना एरिया हमारा शैडो बनेगा। जबकि यहाँ से जो किरणें चलेंगी इतनी ही दूरी पर अगर स्क्रीन को रखते हैं बाबू, तो देख पा रहे होंगे कि शैडो का साइज छोटा होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट के बीच का डिस्टेंस कम हो तो शैडो बड़ा बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो तो शैडो छोटा बनेगा। तो शैडो कब बड़ा बनेगा, कब छोटा बनेगा, एक बात हम बता सकते हैं, ये पहला नंबर पॉइंट है। पहला नंबर पॉइंट, शैडो के साइज की हम बात कर रहे हैं। शैडो का साइज कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा, इसको समझाने के लिए यह पहला नंबर हमने पॉइंट समझाया, जिसमें हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो शैडो का साइज बड़ा होगा। दूसरा नंबर हमने बात कहा कि अगर ऑब्जेक्ट और जब डिस्टेंस कम होगा तो शैडो का साइज छोटा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो शैडो का साइज बड़ा होगा। अब एक और बात है जिस पे साइज डिपेंड करता है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया बाबू, और उतना ही बड़ा एक ऑब्जेक्ट यहाँ भी हमने ले रखा है। हम बात कर रहे हैं सुबह के समय जब प्रकाश की किरणें तिरछे आ रही होती हैं, आप देख पा रहे होंगे बाबू शैडो का साइज इतना बड़ा। दोपहर के समय में जब प्रकाश की किरणें थोड़ा सा एंगल बढ़ गया है, शैडो का साइज आपका छोटा। आप देख पा रहे होंगे बाबू यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ ये छोटा एंगल है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ ये बड़ा एंगल है। तो जब इंसिडेंट लाइट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बड़ा होता है तो शैडो छोटा होता है, एंगल छोटा होता है तो शैडो बड़ा होता है। तो इस तरीके से ये दो बातें हैं। पहली बात हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस के टर्म में, और ये दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ लिया इंसिडेंट लाइट के हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल के टर्म में। ये दो बातें हैं जिस पर हम लोग शैडो के साइज को बड़ा या छोटा समझा सकते हैं। ये लाइट के कारण होने वाले फेनोमेनन्स की हम लोगों ने बात की। अब हम लोग लाइट के नेचर को समझने की अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो लाइट के नेचर को समझने के लिए दो थ्योरी दिया गया था। एक दिया गया था पार्टिकल थ्योरी, या इसको करपस्कल्स थ्योरी भी कह सकते हैं, जिसको न्यूटन ने दिया था। दूसरा वेव थ्योरी, जिसको हाइगेंस ने दिया था बाबू। पहले हम लोग पार्टिकल थ्योरी की डिस्कशन करेंगे। पार्टिकल थ्योरी में कहा गया है बाबू, हम बात कर रहे हैं पार्टिकल थ्योरी की। पार्टिकल थ्योरी में कहा गया कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, इससे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं इससे बाहर निकलेंगे। कहा जाता है कि लाइट का एक सोर्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लगातार इमिट करता है। ये सारे पार्टिकल्स जो होते हैं बाबू वो बहुत छोटे होते हैं बट हाई एनर्जेटिक होते हैं, एंड दीज ऑल पार्टिकल्स मूव्स इन ऑल पॉसिबल रैंडम डायरेक्शंस, सभी रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते हैं अलॉन्ग विद स्ट्रेट लाइंस। तो बड़ा आसान पार्टिकल थ्योरी लगा हमें, जिसमें हम लोगों ने कहा कि पार्टिकल थ्योरी क्या है। पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली, या करपस्कल्स भी कह सकते हैं, करपस्कल्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ये कहा है कि लाइट का कोई भी सोर्स कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को इमिट करता है, निकालता है, उत्सर्जित करता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वे सारे पार्टिकल्स अदृश्य होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं, बहुत हाई एनर्जी वाले होते हैं। और हाई एनर्जी के साथ ये हर पॉसिबल डायरेक्शंस में अलग अलग स्ट्रेट लाइंस पे चलते हैं, अलग अलग स्ट्रेट लाइंस पे चलते हैं। तो इसको हम लोगों ने कहा पार्टिकल थ्योरी। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर ये लाइट का कोई सोर्स है और लाइट के इस सोर्स से कंटिन्यूअसली बहुत सारे पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इसके मास में, इसके वेट में क्या आनी चाहिए बाबू? मास में कमी आनी चाहिए, मास में कमी आनी चाहिए। जबकि ऐसा
होता नहीं है। ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ है कि हमने कोई इलेक्ट्रिक बल्ब खरीद के लाया, 200 ग्राम का बल्ब था जब हमने खरीद के लाया और कुछ दिनों तक यूज़ करने के बाद वो 50 ग्राम का हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। मतलब जो प्रॉब्लम हम आपको दिखाना चाहते हैं वो प्रॉब्लम कंसेप्चुअली दिखाई दे रहा है, जबकि प्रैक्टिकल में ऐसा कभी होता नहीं है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए हाइगन्स ने दूसरी थियोरी दी, और वो दूसरी थियोरी थी बाबू वेव थियोरी। इसने कहा कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, इससे बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं एसोसिएटेड होते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम में अप एंड डाउन, ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों ने इसलिए कहा कि इस वेव का नेचर कैसा होता है, तो ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होता है। मतलब बेसिकली अगर कहा जाए कि तो ये कहा जा सकता है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, हुज नेचर इज ट्रांसवर्स, जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, इस तरंग सिद्धांत के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन क्लास 12th में हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे फेनोमेनन्स ऐसे होते हैं लाइट के कारण होने वाले, जो हमें वेव नेचर के अकॉर्डिंगली ही हम लोग समझा सकते हैं। जैसे पोलराइजेशन हुआ हमारा, जैसे डिफ्रैक्शन हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, ये सारी घटनाएं हम लोग समझा सकते हैं लाइट के वेव नेचर के ही अकॉर्डिंगली। पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंगली हम लोग नहीं समझा सकते हैं। लेकिन क्लास 10th में हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है, इसलिए इस पर मैं विशेष फोकस करने नहीं जा रहा हूँ। और अब आइए, जो हमारा चैप्टर था मेन, बेसिकली हम लोगों ने कहा कि अब अगर हम लोग बात करें तो हमारा पहला टॉपिक जो होता है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है बाबू, आर नहीं होगा, यहाँ पे एल होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इधर से एक लाइट का रे आया है और ये टकरा के वापस लौट गया है। क्यों वापस लौट गया? क्योंकि लाइट इसको पार नहीं कर सकता है। तो हम लोग बहुत आसानी से बता देंगे कि अगर किसी ऐसे सरफेस पर लाइट आकर के इंसिडेंट हो रहा है जिसको वह लाइट पार नहीं कर सके, तो हम लोग कहते हैं उसको रिफ्रैक्शन, कि वो वापस लौट जाएगा। और वापस लौटने की इस घटना को हम लोगों ने नाम दिया है परावर्तन। परिभाषा लिखा हुआ स्क्रीन पे आ रहा होगा बाबू कि लाइट जो किसी सरफेस से टकरा करके और वापस लौटता है, इस वापस लौटने की फेनोमेना को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? रिफ्लेक्शन। बहुत आसान परिभाषा है बाबू कि द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश की किरणों का किसी भी सतह से टकराकर वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है बाबू। यह रे जो आ रहा है सोर्स ऑफ लाइट से, इस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये वाला रे जो कि रिफ्लेक्शन के बाद वापस लौट रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा रिफ्लेक्टर सरफेस हो जाएगा। जिस पॉइंट पर यह फेनोमेना हो रहा है बाबू, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आप देख पा रहे होंगे कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक वर्चुअल लाइन खींचा गया है जो कि परपेंडिकुलर है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे किसको कहेंगे? जो रे ऑफ लाइट, जो लाइट का जो रे सोर्स ऑफ लाइट से आता हो उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और रिफ्लेक्शन के बाद जो रे वापस लौटता हो उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो परपेंडिकुलर खींचा जाएगा उसको नॉर्मल कहेंगे, लंब जो खींचा जाएगा उसको नॉर्मल, अभिलंब कहेंगे। ये बाबू देख पा रहे एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच का यह एंगल है जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो है उसको हम लोगों ने इंसिडेंट रे कहा है, जिसको फिगर में रेड शेड में दिखाया गया है। और दूसरा एंगल जिसको ग्रीन शेड में दिखाया गया है, यह एंगल बना हुआ है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बाबू यह जो रिफ्लेक्शन होता है एक नेचुरल फेनोमेना है, ऑटोमेटिकली होता है, ये हमारे आपके किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये दो सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है। नीचे हमने लिख रखा है बाबू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें बाबू तो पहला लॉ कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हो हिंदी में इसको कहा हमने आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए बाबू ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये वाला हमारा, एक मिनट में फिर से डायग्राम पर आता हूँ, ये वाला हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये वाला हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया हमारा नॉर्मल। ये तीनों आकर के जहाँ मिल रहा है बाबू वो एक प्लेन है। बस यही बात तो समझाया गया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल माने आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी बात बताई गई है वो दूसरी बात ये बताई गई है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करते हैं। ये आई और आर ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा बेसिकली लाइट के नेचर, लाइट से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स को समझते हुए हम लोगों ने देखा कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है बेसिकली, और लाइट का रिफ्लेक्शन दो सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हुए होता है। ठीक है। उसके बाद बाबू अगर हम लोग बात करें कि रिफ्लेक्शन के टाइप्स, तो रिफ्लेक्शन के टाइप्स जो होते हैं बाबू दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है। आप देख पा रहे होंगे पहला टाइप आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें जितने भी रेज आ रहे हैं उन सारे रेज का रिफ्लेक्शन सिमिलर वे में हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। जितने भी रेज आ रहे हैं उन सारे रेज का रिफ्लेक्शन सिमिलर वे में हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। जबकि दूसरे में आपको दिखाई दे रहा होगा बाबू, दूसरे वाले की बात कर रहे हैं जिसमें ये जितने भी रेज आ रहे हैं सबका अलग अलग, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, सबका रिफ्लेक्शन अलग अलग रैंडम डायरेक्शंस में हो रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इन सबका परावर्तन जो हो रहा है, इन सबका रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो एक जैसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन, इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो बड़ा आसानी से हम लोग समझ सकते हैं बाबू कि वैसा दो तरह का रिफ्लेक्शन हो गया। एक रिफ्लेक्शन है रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन, इसमें किसी सरफेस पे जितने भी रेज ऑफ लाइट आएंगे उन सबका सिमिलर वे में एक जैसे रिफ्लेक्शन होगा। और दूसरा, अच्छा ये किसके साथ होगा बाबू, तो ये होगा स्मूथ सरफेस, चिकना सतह होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन दूसरा टाइप हुआ जिसमें हमने कहा कि लाइट के जितने भी रेज किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी सरफेस पे आ रहे हैं उन सब का डिससिमिलर वे में, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरह से रिफ्लेक्शन होगा, जिसको हम लोगों ने कहा है अनियमित या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्शन है ये रुखड़े सरफेस से होता है, रफ सरफेस से होता है। और सबसे बड़ी जो खास बात होती है वो ये होती है कि ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन इमेज बना सकता है, इमेज बना सकता है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो इमेज बना सकता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो इमेज नहीं बना सकता है। अब यहाँ पर हमारे सामने एक नया टर्म आ रहा है बाबू, इमेज। यहाँ पर हमारे सामने एक नया टर्म आ रहा है बाबू, इमेज। तो हम बात करेंगे हमारे पास एक नया टर्म आया है बाबू, इमेज। इसी इमेज के टर्म की हम बात करेंगे। ठीक है। अगले वीडियो में मैं प्रयास करता हूं कि 2 से 3 लेक्चर्स में इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को का कंप्लीट रिवीजन आपको दे दूं। हमारा चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स का वीडियो आपको मिल रहा होगा। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझाने के लिए मैंने एक रिवीजन फिर से स्टार्ट किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बता रखा है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जिन लोगों ने मैसेज के थ्रू मुझसे पूछा, तो मेरा प्रयास है कि एक बार और रिवीजन के माध्यम से पूरे चैप्टर से उनको रूबरू कराया जाए। ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप इंतजार करेंगे हमारे अगले वीडियो का। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए।